विचारधारा क्या है? मैं पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता हूं। एक सिंगल शब्द पार्टी के खिलाफ बोला हो तो बता दो, राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन एक बेईमान अधिकारी के खिलाफ, यही तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। वो नेता जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपने बयानों के लिए तो कभी अपने बगावती तेवरों के लिए। अपने बगावती तेवरों से जाने जाते हैं, अपने राष्ट्रवादी अंदाज से जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। लोनी विधानसभा से लगातार दूसरी बार विधायक बनने वाले गुर्जर खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं, लेकिन उनके विरोधी जो हैं वो उन्हें ध्रुवीकरण की राजनीति का चेहरा बताते हैं। आज हम उनसे सीधा सवाल करेंगे और वो जो हमारे बीच मौजूद हैं आज, लोनी से लगातार 2 बार से विधायक आदरणीय नंद किशोर गुर्जर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। विधायक जी, आपसे सवाल ये है कि हम इसके पहले कुछ राजनीतिक सवाल करें, उससे पहले ये है कि ये राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से आपको मिली, क्या रही? मैं, ये बात सही है कि पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं आज भी जी। मुझे जो मेरी अंतरात्मा, जो इंटरनल सोल जो कहती है, मैं उसे करता हूं, जो जनित में होता है। मैं इंजीनियर था पहले जी। और मेरी एक बड़ी कंपनी में जॉब थी। उसके बाद जब मैंने गाय कटती हुई देखी। हाँ, एक बार मतलब इसके पहले जो ये छात्र राजनीति से आप जुड़े रहे, थोड़ा स्टार्टिंग से बताइए। नहीं, वही मैं बताना चाह रहा हूँ ना भाई। मैं शुरू में इंजीनियर था जी। जॉब लगने के बाद मैंने देखा कि लौनी में गाय कट रही है जी। गाय कटने के साथ साथ वहाँ एक बेटी को उठा लिया, 12 साल की को। अच्छा। मुस्लिमों ने उसका बलात्कार कर दिया गया। तो रोती हुई इसने बोली, हम वहाँ थे, जी, या तो मुझे मार दो या मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जी। तो उन घटनाओं से मुझे लगा कि जीवन बेकार है। तो हमने एक संगठन बनाया, अजगर सेना। अजगर सेना के माध्यम से हमने शुरुआत की। लोग जुड़ना नहीं चाहते थे। लौनी में आतंक इतना था कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। जितने भी वहाँ मुस्लिम जो वहाँ अपराधी थे या जिस तरह का वह माहौल था, बड़ी आबादी मेरे यहाँ है, लगभग 45% मुस्लिम आबादी है जी। तो उस कारण से ये लगा कि जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो हमने शुरुआत की तो लोग, एक वहाँ हड्डी मिल चलती थी 4-4, पूरी लौनी में बदबू फैलती थी जी। तो उनके सामने कोई बोल नहीं सकता था। तो हमें लगा कि इनके खिलाफ जो अपराध है, आतंक है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। जी। तो लोग जुड़े नहीं दहशत की वजह से। अच्छा। फिर हमने री एडमिशन लिया। एडमिशन लेकर के 27 साल से चुनाव बनते जी। छात्र संघ। के तो वो आंदोलन हमने 2003 में शुरू किया, कुछ दिन चला, उसके बाद एग्जाम आए। फिर हमने 2004 में शुरू किया जी। वो अपने आप में पश्चिम का अब तक का सबसे ऐतिहासिक आंदोलन है जी। वो 9 महीने चला। हम 9 महीने सड़क पे सोए, घर नहीं गए, घर के वहीं बाहर पुलिस के बाहर लेटे रहते थे। फिर आमरण अनशन भी हुआ और उसमें लड़कियों के कपड़े, पुलिस ने उनको उठा लिया, आंदोलन करने वाले कपड़े फटे थे। सपा की गवर्नमेंट थी। अच्छा। तो हमने थाने पे जाकर के हंगामा किया जी। हम पे आरोप लगा कि हमने एसपी को पीटा, थाने को तोड़ दिया। तो तमाम चीजें हुई, हम जेल गए जी। उसके बाद छात्र संघ का चुनाव की घोषणा होती है। चुनाव होते हैं तो हमको किसी ने टिकट नहीं दिया। अच्छा। क्योंकि हम किसी पार्टी में काम नहीं कर रहे थे, जुड़े नहीं थे किसी से। हमने मांगा, लेकिन तो कौन सी पार्टी से मांगा? हमने विद्यार्थी परिषद से टिकट मांगा। अच्छा, एबीवीपी से। नहीं मिला तो हम फिर स्टूडेंट्स नाराज हुए, उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हम जी। और उसमें जितना वोट सबको मिला, तो मेरे सामने लड़ने वाले बड़े बड़े नेताओं के बेटे थे जी। और खर्च भी इतना उन्होंने किया जिसकी कोई सीमा नहीं थी, हर प्रकार से जो कर सकते थे। और हमारे घर वालों ने बैन कर दिया था कि घर में ये एंट्री इसकी बंद कर दो। ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं टॉपर रहा हूँ दरअसल। अच्छा। तो उन्हें लगा कि मेरा जो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए इसको जो है एक गलत लोगों की संगत में आ गया है, इसको एंट्री बंद कर दो जी। उसके बाद चुनाव होता है। हमारे पास पैसे भी नहीं थे, तो स्टूडेंट जो साथी थे, मित्र थे जी, उन्होंने आपस में इकट्ठे किए और केवल 1000 पोस्टर हमने छपवाए थे और उसमें वही स्टूडेंट्स में क्राउड फंडिंग हो गई। वही स्टूडेंट के पास भी कहाँ पैसे होते थे। 2004 में कौन देता स्टूडेंट्स को। तो उसमें फिर जितना वोट सबको मिला, इतना वोट मुझे अकेले को मिला और सबकी जमानत जब्त हुई। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स इसलिए शुरू की, हम जोड़ना चाहते थे कि यूथ जुड़ेगा, नौजवान को अगर अपनी बात हम पहुंचा पाए कि हम किस लिए सब कुछ छोड़ करके संगठन बना के लौनी का माहौल सुधारना चाहते हैं या
दिल्ली आसपास के माहौल को हम ठीक करना चाहते हैं जी। जिससे कि किसी की बहन बेटी को, गाय को या किसी भी आम शरीफ आदमी को उसकी जमीन कोई कब्जा ना कर पाए। तो फिर लोग जुड़े, उसके बाद वो आंदोलन चलते रहे, दर्जनों बार जेल गए और तमाम तरह की बातें रही। अच्छा, तो इसमें राजनीतिक गुरु कोई है आपके, किसी को मानते हैं या? देखिए, राजनीतिक गुरु हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी हैं। अच्छा। मुझे भारतीय जनता पार्टी में जी। जब यहाँ हमारे आंदोलन चलते थे तो 2009 में माननीय राजनाथ सिंह जी चुनाव लड़ने आए। अच्छा। उन्होंने हमें भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए ज्वाइन कराई। ये मेरे उन्होंने ही कराई? हाँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने अपने साइन से मुझे मेंबर बनाया पार्टी का। उसके बाद हम युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहे, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहे, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे। अच्छा। और बागपत जिले के प्रभारी के रूप में काम किया। 2017 में पार्टी ने मेरे जैसे एक आम कार्यकर्ता पे भरोसा किया और मुझे टिकट दिया। तो टिकट मिलने के बाद भी मेरे सामने जो लड़ते हैं कितने बड़े माफिया हैं, तो जेल से भी जीतते थे, और दूसरे जो एक आबादी बहुत बड़ी थी मुस्लिमों की, वो भी लड़े। तो उन्होंने कहा कि डमी कैंडिडेट है और जमानत जब्त होगी हमारे लिए। उल्टी उन्हीं की जमानत जब्त हुई, मतलब हारे नहीं, जमानत जब्त हुई। और फिर सेकंड टाइम जब दूसरा बार आया तो इसमें तो तमाम जितनी भी ताकतें हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, सारी लौनी में सबने कैंप किया हराने के लिए। मुझे 18,000 वोट पहले से ज्यादा मिला। हम दूसरी बार जीते, जबकि सर्वे में भी हम IBK में भी तीसरे नंबर पे थे। अच्छा। तो हमने कहा जीतेंगे हम ही, क्योंकि हम ग्राउंड में जो लोग हैं, जो आम व्यक्ति है, उसके लिए हम 6 बजे बैठ जाते हैं और 24 घंटे हम खुद फोन अटेंड करते हैं। हम कोई PA हमारा OSD है, लेकिन हम फोन 100 अटेंड करते हैं, जिससे कि लोगों को अब एक बार PA अटेंड करता है, नेता मना कर देते हैं, या फिर PA सुनेगा 2 मिनट, उसको फिर हम सुनेंगे तो डायरेक्ट ही सुन लिया जाए। ये बहुत तो वो हमारा शुरू से ही है कि हम फोन जो है अपना खुद ही अटेंड करते हैं। अच्छा, ये मदन भैया से जो चर्चाएं होती हैं, उनसे कुछ बताएंगे इसके बारे में? हमारी क्या चर्चा होती है? हमारी तो कोई बात ही नहीं होती। नहीं, आपको कहीं ना कहीं उनके साथ जब जोड़ा जाता है तो क्या ये कुछ रंजिश, ये कैसे? नहीं, हमारा क्या रंजिश है? भाई चुनाव लड़े, चुनावी ही बस है कि और कुछ? चुनाव लड़े और क्या होगी? चुनावी हम जो है विचारधारा का अंतर है केवल। अच्छा। क्योंकि हम किसी भी अपराधी के खिलाफ है। उन्होंने छोटी उम्र से जी और विधायक बनते हुए भी, जब आप समझदार नहीं है तब क्राइम किया मान लिया जाएगा। MLA होने के बाद भी आप मर्डर करेंगे, डकैती डलवाएंगे, लूट करवाएंगे। तो उसी माहौल को ठीक करने के लिए कि यहाँ लौनी जो है उसको एक नेगेटिव जो एक इमेज है उसको ठीक करना है। जिला गाजियाबाद जैसी मूवी इन माफियाओं के कारण, अपराधियों के कारण लौनी के ऊपर बनी। सही बना है वो सही बनी है कि उसमें काफी छांट नहीं, पूरी तो नहीं बना पाई वो। उन्होंने कोशिश की है, निर्माता ने। वो हमसे सलाह लेते तो शायद अच्छी बनती। जिस तरीके से दिखाया गया है कि चरम सीमा पे एकदम से माफिया लोगों का राज चलता था, इस तरीके से लूटपाट, वो कोई गलत थोड़ी दिखाया। लौनी का मतलब क्या था? लौनी में रोज मर्डर डकैती होते थे, अपहरण होते थे, गहरे गहरे गड्ढे थे। लौनी को जाना नहीं चाहता था। लौनी में कहीं से भी रास्ता नहीं था जाने का। बिजली आती नहीं थी, एक भी सरकारी 12वीं का स्कूल नहीं था, एक भी सिंगल भी। तो हालत खराब थे, लोग पलायन कर रहे थे वहां से। मुस्लिमों का आतंक था, इधर माफियाओं का आतंक था। तो मिलकर के लोग जमीन कब्जा कर लेना, बलात्कार, डकैती, अपहरण, लूट, और विकास हुआ नहीं था सरकारों में। तो बड़ी चुनौती थी लौनी की, और उसको हमने मेहनत की। और जहां तक जो नाम आपने लिया है जी, ये लोग हार्डकोर क्रिमिनल रहे हैं। अच्छा। जनप्रतिनिधियों की हत्या कराना जी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य। हमारे यहाँ हम लोग क्षत्रिय हैं, हम महिला को कभी हाथ नहीं उठा सकता अगर कोई सच्चा क्षत्रिय है। महिलाओं तक की हत्या कराई गई। ऐसे कितने मर्डर हुए लौनी में। लौनी की इमेज खराब हुई। तो आज लौनी नोएडा से ज्यादा डेवलप होनी चाहिए, 0 किलोमीटर पे है जी। उसमें ऐसे लोगों का योगदान बहुत ज्यादा है, लेकिन पता नहीं कैसे। पॉलिटिकल पार्टियां एक तरफ तो कहती हैं कि अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, और जितने बड़े अपराधी हैं वो शामिल कर लिए जाते हैं। तो ये भी मुझे लगता है लोकदल में है। तो लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको लोग मानते हैं कि तो आपको भय नहीं लगता था जब? नहीं, मैं शंकर जी का भक्त हूँ ना। मेरा आज भी मंडे का फास्ट है। आज मंडे में ही मुझसे बात कर रहे हैं जी। तो हम तो महाकाल के भक्त हैं ना, तो काल से भी नहीं डरते। तो ये क्या करेंगे?
कोई भय अपराधी कोई नहीं होता है, अपराधी खुद डरता है जी। अपराधी कितने ताकतवर हो उसको रात को भी नींद सही से नहीं आती है। हम कोई ऐसा, हम भगवान से और अपने कर्म से डरते हैं और जनता को भगवान मान के काम करते हैं कि कोई गलती ना हो जाए जिससे कोई हमसे नाराज होकर घर से चला जाए। तो 6 बजे हम लोग बैठते हैं और 12 बजे तक, अभी लोगों से 12 बजे तक मिले, उसके बाद जिले के अधिकारियों से मिलकर के जो लौनी के लिए डेवलपमेंट की कुछ स्कीम्स जो रुकी हुई हैं उनकी बात करने के बाद आपसे बात कर रहे हैं। तो हमारा कोई एजेंडा नहीं है, केवल हमारे लिए लोगों की सेवा है, लौनी में क्राइम ना हो, अधिकारी भ्रष्टाचार ना करें। उसी कारण से कई बार टकराव होता है। मेरा कभी टकराव निजी मेरा एजेंडा नहीं रहा। मेरा निजी कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा निजी हित था जिसके कारण मेरा किसी अधिकारी से टकराव हुआ। तो मैं तो आश्चर्य करता हूं कि जयंत चौधरी जैसे नेता, जो लोग मानते हैं, यूथ मानता है कि वो भविष्य में नेता होंगे, अगर ऐसे लोग माफियाओं को, अपराधियों को टिकट देंगे तो क्या जनता जानती नहीं है? ये सोशल मीडिया का जमाना है, आईटी का जमाना है। आज यूथ ये हिंदू मुस्लिम से, आज जो यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पीड़ा थी उससे मुक्त हो चुका है। माने योगी जी की सरकार है, दिल्ली में माने मोदी जी बैठे हैं, तो जो अपराधीकरण है, अपराधी ज्यादातर खत्म हो गए। तो जयंत जी जैसा नेता अगर एक इतने बड़े क्रिमिनल को टिकट देता है तो इन लोगों का क्या भविष्य होगा फिर? ये तो जनता सब जानती है। अब कोई जातिवाद पातिवाद नहीं है। आज माने मोदी जी के कारण पूरा सनातन इकट्ठा है। कुछ लोग हैं जिनको मानसिक बीमारी है जाति की। आज हिंदू समाज जितना देश के, मैं समझता हूं लगभग सम्राट मीर भोज के शासन के बाद पहली बार ऐसा कालखंड है जिसमें माने मोदी जी देश की लीडरशिप कर रहे हैं, माने प्रधानमंत्री हैं, कि जहां सनातनी इकट्ठे हुए और सनातनियों को अपनी पूजा पाठ करने का और अपने आप को हिंदू कहने में गर्व महसूस होता है। तो आप अपने आप को नहीं मानते कि आपको भी जोड़ा जाता है, कि आप कहीं पार्टी विरोधी ही हो जाते हैं? एक बाहुबली छवि आपकी भी आती है। नहीं, हमारी छवि क्या है? हमने किसी को चाटा नहीं मारा पब्लिक के आदमी को। कोई एक आदमी बता दे। सुर्खियों में बने रहते हैं कुछ ना कुछ पार्टी के। आप खुद की पार्टी के विरोध में भी? नहीं, पार्टी के विरोध में एक शब्द नहीं बोला मैंने। कोई अधिकारी बेईमान जो जनता को लूटता हो, जो भ्रष्ट हो, उसका विरोध करना पार्टी का विरोध कहां से हो गया? उस बात को अगर नहीं सुना जाए ऊपर, जब डकैतों का, माफियाओं का और जो भ्रष्ट अधिकारी है उनका गठजोड़ होकर के किसी अधिकारी को प्रोटेक्ट करने लगे, उसका संरक्षण करने लगे, तो उसके खिलाफ बोलना नहीं है क्या? मुझे जनता ने चुना है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। जो अधिकारी की बात कर रहे हैं, 2 लाख लोग जो बेचारे वेंडर्स थे, जो सब्जी बेचते थे पटरियों पे, बर्तन बेचते थे, और जिनसे लोग ताजी सब्जियां, ताजे फल खरीद सकते हैं, ज्यादातर अति पिछड़े समाज के थे, जिनको मैक्सिमम को लोन माने प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना के तहत दिया था, उनको एक आदेश दिया, जबकि उनका राइट नहीं था कि सारे के सारे बाजार बंद कर दिए जाए। तो 2 लाख लोगों के पीछे 10 लाख तो वैसे ही हो गए। 5 व्यक्ति एक परिवार में होते हैं, लेकिन उनसे जो लोग प्रभावित हुए, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनको ताजी सब्जी कहां से लेंगे? आजकल तमाम जितने भी ये ब्लिंकिट्स और जो ये जो शॉप्स, जो आजकल नई नई जो अलग अलग कंपनियां हैं, उनके नाम नहीं लेना चाहिए, उन कंपनियों से टाई अप कर लिया कि लोग सीधा ऑनलाइन खरीदेंगे। तो सैकड़ों करोड़ की बेईमानी को हमने रोकने का काम किया। और चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने कहा कि इनको राइट ही नहीं है, ये तो वेंडिंग कमेटी तय करती है, नगर निगम तय करता है, नगर पालिका तय करती है, या जिला पंचायत तय करती है देहात में। तो उसका विरोध करना सरकार का विरोध नहीं है। लेकिन अगर सरकार में बैठे हुए लोग इस बात को नहीं समझेंगे, तो हमारी माता जी ने कहा था राजनीति में आने से पहले, कोई पक्ष में नहीं था, तो उन्होंने कहा था कि अगर राजनीति में जा रहे हैं, अगर किसी गरीब को, किसी पीड़ित को, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, वो अगर आवाज लगाता है तो नंगे पैर आधी रात को भी दौड़ के चले जाना, उसकी मदद करना। तो हम उस काम को कर रहे हैं। अब उसमें हम कहां से बाहुबली हो गए? मैं एक इंजीनियर आदमी हूं, मैंने लॉ किया है, मैं 4 सब्जेक्ट में MA किया है, मुझे पढ़ने का शौक है। लेकिन यहाँ की जो परिस्थितियां थी, माफियाओं की, गुंडों का जो यहाँ एक आतंक था कि पॉलिटिकल लोगों के मर्डर कर दिए, जो लोग MLA का चुनाव लड़ रहे हैं उनका मर्डर कर दिया, दोबारा चुनाव करा दिए। तो इन लोगों को हमने जवाब दिया है। आज जनता लौनी के एक एक बच्चा जानता है, चाहे देहात का है या नगर पालिका का है, कि मेरी जान हाजिर है उनके लिए। मेरे भगवान लौनी के लोग हैं और मैंने वहां का नक्शा बदला है। आज हमारी 2 बेटियां IAS बनी है। लौनी में कोई सोच सकता था क्या? फर्स्ट टाइम हुआ ऐसी बात। एक बेटा हमारा IAS बना है,
तमाम पीसीएस डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तमाम जितने बच्चे थे, टीचर है, कोई कहीं ना कहीं पुलिस में तो इतनी भर्तियां हुई हैं कि कोई गांव नहीं बचा जहां सैकड़ों में संख्या ना हो। जो लौनी के बच्चे अपराध के लिए पिस्टल और पूरी तरह से जिनके आइकॉन जो है अपराधी थे उस दिशा में जा रहे थे, उनको ब्रेक करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और गांव-गांव में लाइब्रेरी खुलवाना, आज बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको हमने मैसेज दिया है कि एजुकेशन शेरनी का दूध है, जिसको पी करके कॉन्फिडेंस के साथ व्यक्ति दुनिया में कहीं भी दाड़ सकता है, तो वो हमने पैदा किया है। तो हम बाहुबली हो गए, माफिया हो गए, हम महाराणा प्रताप को कहीं ना कहीं फंडिंग होती है और इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं, वही केवल विरोध करती हैं। राष्ट्रवादी व्यक्ति कोई भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है और उनका हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन उन लोग का कहना है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुस्लिम वहां सुरक्षित नहीं है। अभी आप बहराइच से लेकर आप अपनी यूपी में ही देखेंगे कि बाबा का बुलडोजर चलता है तो एक समुदाय के ऊपर ही क्यों चलता है, और 170 मदरसे, मस्जिदें तोड़ी गई हैं, बड़े उनके तोड़ दिए गए। आपको ये नहीं दिख रहा कि सबसे पहले दूबे के ऊपर चला? दूबे कौन से मुस्लिम थे जी? और तमाम माफिया जो मारे गए हैं यहाँ मेरठ से की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरठ में तो विकास दुबे ने तो कई पुलिस वालों को, अरे भाई वो क्या पूजा करते थे? मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद या उनके जो दूसरे चेले थे, जो अपराधी हैं वो तो कोई भी थे, किसी भी जाति धर्म के थे, तो उनके ऊपर बुलडोजर चला तो उससे ठंडक होगी। आज यहाँ बैठ करके हम बात कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ 47 लेके खड़ा होना पड़ता, तब यहाँ बात कर पाते। ये हालात थे उत्तर प्रदेश के। सपा के लोग तो खुद ही बता रहे हैं ना, उनकी जो भाषा है वो तो यही है। जब आप ये बोलिए, उनका कहना है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाई का ये कहना है कि दरोगा खड़ा हो जाता था, थर थर कांपता था। तो ये तो किया इन लोगों ने, जमीनें कब्जाई, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके। हमारे यहाँ पुलिस को पूरी छूट है। जो अधिकारी गड़बड़ है, सपा की मानसिकता से त्रस्त होकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं का या आम जनता का शोषण करता है, उसी को हम ठीक करते हैं, उसी के खिलाफ शिकायत करते हैं। नहीं सुनी जाती तो उसके लिए हमें थोड़ा कठोर डिसीजन लेना पड़ता है। उसमें कई बार आप लोग कहते हैं, लेकिन पार्टी के खिलाफ कभी हम सोच भी नहीं सकते। पार्टी हमारी माँ है और माननीय प्रधानमंत्री जी और देश का जो शीर्ष लीडरशिप है हमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के, उन सब की बात को हमने कभी काटा नहीं। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि अभी आपने एक FIR दर्ज करवाया था, नेहा सिंह राठौर करके एक लोक गायिका रही उनके ऊपर, तो आप जैसे कि मुस्लिमों की बात करते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज से आती हैं। जो हिंदू समाज से आकर के आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे, आप सेना के ऊपर सवाल उठाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के हैं, आज केवल बीजेपी के नहीं है, पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और ये सवाल उठा करके पाकिस्तान को आपने मौका दिया अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे। पाकिस्तान क्या कह रहा है देखिए, भारत के अंदर ही किस तरह से लोग बोल रहे हैं। इधर इसने बोला, राकेश टिकैत उनके भाई ने, तो पूरी जनता ने क्या किया? दौड़ा दी पगड़ी उगड़ी, समाज ने दौड़ा दिया। पगड़ी तो खुद गिराई इन लोगों ने। अच्छा। लेकिन समाज के लोगों ने विरोध किया, लोकतांत्रिक तरीके से भागना पड़ा वहां से। इसी तरह से नेहा सिंह राठौर के जो शब्द हैं, जो लगातार बोलती हैं, भाई उन्होंने कहा चुनाव है इसलिए प्रधानमंत्री ने मरवा दिया उनको, केंद्र सरकार ने मरवा दिया। जब एविडेंस आ गए तो हमारा तो सीधा कहना है, वो कोई लड़का हो लड़की हो, राष्ट्र विरोधी व्यक्ति वो आतंकवादी है, उसको फांसी होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। अगर यही बात, ये लोग जो दोनों नाम बताए आपने, कौन महिला या राठौर है, नेहा सिंह राठौर, हाँ जो भी है, ये महिला हो या ये जो किसान नेता बने घूम रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान में, सीरिया में, अरब में, अमेरिका में किसी देश में इस तरह से बोल सकते थे? 24 घंटे में लगते इनको फांसी होती या लोग गोली से शूट आउट कर देते। हम लोग बर्दाश्त करते हैं। जो हमारी जो हिंदुस्तान की जो अपनी कल्चर है उसमें हिंसा को स्थान नहीं है, इसलिए सरकार कार्रवाई करे, ये लोग उम्मीद करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह नेहा सिंह राठौर पे FIR हुई है, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई तो सरकार को करना चाहिए। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो न्यायालय का काम है। हमारा काम था कि इस बात को ध्यान में लाना। और जो हमारी अभी उनके नए नए और गाने आ रहे हैं, गाने आए लेकिन देश के खिलाफ ना है ना। गाना तो किसी पार्टी पे कमेंट करना नहीं, उन्हीं पे आ रहे हैं। और अभी पाकिस्तान के समर्थन में आ रहे, आपके प्रधानमंत्री जी के ही ऊपर, आपके योगी नहीं, प्रधानमंत्री जी के ऊपर बोलना या मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना, मेरे खिलाफ बोलना, ये हम नहीं कह रहे। लेकिन देश की फौज पे सवाल उठाना,
और भारत सरकार के ऊपर ये सवाल उठाना कि चुनाव है बिहार में, इसलिए ये भारत सरकार ने करा दिया, ये सीधा सीधा आईएसआई का एजेंट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इस बात को पाकिस्तान ने अपने टीवी चैनल्स पे चलाया, वहां की पोस्टल गैल बनी। तो ये लोग अगर कहीं निकलते हैं, ये तो लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, लेकिन अगर कहीं इधर आ जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो जहां भी रहते हैं, अगर पश्चिम में आ जाए तो लोग मार डालेंगे भाई। अच्छा, कौन छोड़ देगा? ये जब हम लोग लड़े इस देश के लिए, जो लोग ऐसे खुले घूम रहे हैं वही घूम रहे हैं जहां लोग मुर्दे जिनमें करंट नहीं है, ऐसे लोग बाहर घूमने चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए, जनता को सबक सिखाना चाहिए। अब बताइए, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा, पंजाब, ये पूरा जनता रहा है। हजारों साल इस देश के लिए लहू बहाया हमने, हमारे पूर्वजों ने। और भारत माता के खिलाफ आप लोग सवाल उठाएंगे, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे। तो जहां की रहने वाली है, वहां के लोगों को मैं आश्चर्यचकित हूं कि विरोध करना चाहिए था। इनके गाने सुनने तो दूर की बात है, इनको बाहर नहीं निकलना चाहिए था। मतलब आप अति कर देंगे। देश से बड़ा भी कोई दुनिया में है जिस देश के लिए तैमूर लंग तक ने लाखों लोगों का कत्ल किया, लोगों के सरों के ढेर लगा दिए, उस तैमूर लंग को हमने यही मार दिया था मेरठ के पास, जिसको पूरी दुनिया ने रोक पाई। तो हमें उम्मीद है कि सरकार भी और माननीय न्यायालय भी, क्योंकि सरकार कार्रवाई करती, लेकिन माननीय न्यायालय पे पूरे देश को भरोसा है। मैं भी संवैधानिक पद पे हूं, लेकिन बैठ करके जो आपके द्वारा मेरी बात पहुंचेगी, जो हमारे जज हैं जिनको लोग भगवान मानते हैं, वो क्या राष्ट्र के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ उनको कहीं ना कहीं एफआईआर को हम लोग इस तरह से क्वेश्चन कर देंगे? ये नहीं करना चाहिए। इस पर कहीं ना कहीं सरकार भी अपना पक्ष रखेगी और कार्रवाई कराएगी। अच्छा, फिर मैं आ जाता हूँ कि टिकैत जी, आप बोले कि वो समाज उनके खिलाफ खड़ा हो गया, उसके बाद आपने एक वीडियो देखी होगी पूरा, तो वो भीड़ कहाँ से एकत्रित हुई कि और ये हो रहा था कि हमें कमजोर मत समझिए, हम काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये जो आप मामला जो बता रहे हैं, उनकी जब पगड़ी उतारी गई थी उसके बाद का तो काट देना। जब भी तो रोए थे बॉर्डर पे रोए थे कि रोए थे? पहले तो कह रहे थे पूरे देश को फांसी दे देंगे, उसके बाद कह रहे हैं कि नंदकिशोर गुर्जर मारने के लिए आ गया, अब बुरी तरह रोने लगे। तो ये बहादुरी है? ये कौन सी बहादुरी है? अरे देश से बड़ा कुछ नहीं है। आपने तिरंगा उतार दिया खालिस्तानियों से मिलके। तिरंगा जो करोड़ों लोगों ने शहादत दी, उसका प्रतीक है। आपने खालिस्तान का झंडा फहरा दिया, तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, तो उसके बाद भी आप बोले जा रहे हैं। तो जो वहां लोग गए, वो लोग दूसरी तरह से बुला करके गए, लेकिन जहां जिस तरह से उनके साथ बाबा टिकैत के साथ 10 लाख आदमी इकट्ठे होते थे, आज 2-4 हजार आदमी में सिमट गए। कुछ दिन बाद 2-4 हजार आदमी भी मिलेंगे नहीं ढूंढे हुए। ये पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, ये जो बेल्ट है चारों तरफ की, ये वो बेल्ट है जो लगातार जंग लड़ी है। ये मराठों से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं यहाँ के। ये गाजियाबाद प्रशासन से आपकी टकराव की क्या नहीं है, थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, टकराव हमारा अब तो नहीं है। जो कोई अधिकारी बेईमान है, मामला क्या था? नहीं, मामला तो बताया, तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। 2 लाख बेचारे जो वेंडर्स थे, सब्जी बेच करके अपना गुजारा करते हैं, कैंसर के पीड़ित थे, दवाई डेली खरीदते थे, उनको उजाड़ दिया कंपनियों से मिलकर के कि ऑनलाइन शॉपिंग करें, सड़क पे कोई नहीं बैठेगा। मतलब भारत को आप क्या बनाना चाहते हैं? आप यहाँ लंदन बनाना चाहते हैं? यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, लोग ताजी सब्जियां लेकर के खेतों से लाकर बेचते हैं और सस्ते रेट में देते हैं। तो ये उनको आदेश दे दिया, ई रिक्शा नहीं चलेगा। इस तरह के तमाम जो डिसीजन थे, अब राम भक्तों पे, राम कथा में महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। आप मेन टॉपिक पे आप आए हैं, राम कथा वाला। नहीं, राम कथा पे तो उसी से किया ना, जो लूट थी, डकैतियां थी, जो भ्रष्टाचार करना चाहते थे, उनमें हम बाधक बने। उस बात को लेकर के परेशान थे, तो गुस्सा राम कथा पे उतारा। क्या योगी सरकार में राम कथा नहीं होगी? कब होगी जी? 15 साल से एक राम कथा करते हुए आ रहे हैं जी। उसमें हमारी बहनें 11,000 बहनें थी कलश लेकर के, दोनों हाथ सर के ऊपर थे, वो जा रही हैं, उनके ऊपर आप लाठी बजा रहे हैं। रामचरितमानस को खंडित करने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान की कृपा से पूरी कलश यात्रा भी हुई, राम कथा का आयोजन भी हुआ, और उनको मुंह पर करारा तमाचा लगा जिन्होंने ये कहा था कि गर्दन कट जाए, राम कथा नहीं होने देंगे। अच्छा, ऐसे ये कहा था दासना मंदिर में पंचायत हो जाए। दासना मंदिर में मुस्लिमों ने
पथराव किया, जो बहुत पांडवों ने भी जहाँ पूजा की हो, माँ काली का बहुत बड़ा सिद्ध स्थान है, वहां कहा कि पंचायत नहीं होने देंगे। महात्मा को उल्टा प्रताड़ित करने का काम किया। उनको तो नहीं पकड़ा गया इन कायरों पे, जिन्होंने रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों ने आसपास के सपा के नेताओं ने पथराव किया, महात्मा को मारने की कोशिश की। उल्टा महात्मा पर मुकदमा लिखा गया। तो हमने चैलेंज किया कि पंचायत भी होगी और हमारे, तो इनके मुकदमे खत्म करो। पंचायत हुई, तब भी कहा था कि हम गर्दन कटवा लेंगे, तो अब तक तो गर्दन कटी नहीं है। तो आपकी बात सुन के हो सकता है उनको एहसास हो जाए और अपनी गर्दन कटवा ले। तो हमने वो काम करके दिखाया। तो हमारा एक एक पल, हमारा निजी एजेंडा कुछ नहीं है। हमारा अपमान करें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए लोग कुछ बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम जनता को, बहन बेटियों को, गाय को, या जो राष्ट्र से जुड़ी हुई जो हमारी चीजें हैं, उनको कोई अगर कोशिश करेगा छेड़ने की, तो देखिए हम तो महाकाल के भक्त हैं, फिर हम काल बन के उनका इलाज तो करेंगे, फिर नहीं छोड़ेंगे। तो आपने भी तो कुछ प्रण ले लिया था। प्रण लिया हमने। कुर्ता आप नहीं पहनेंगे? नहीं, कुर्ता फटा हुआ कुर्ता हमने कहा था, जो कुर्ता है दिन तक उसे उतारा ही। हमने वही कुर्ता पहनेंगे, नंगे पैर रहेंगे, जमीन पर सोएंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे जब तक अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई हुई, सीएम साहब ने बुलाया, हटा दिया, तो उसके बाद पहन लिया। नहीं, उसके लिए तो आप नॉर्मली भी कह सकते थे, आप विधायक हैं और जहां तक है डिप्टी सीएम जी हैं या फिर मुख्यमंत्री जी हैं, आपकी तो बहुत अच्छी सुनी जाती। तो ये प्रण मतलब आप क्यों अनोखे अंदाज में ले लेते हैं? देखिए, प्रण जब जहाँ घटना घटी, जो हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी हुई, तो प्रतिज्ञा हमने की। वो भगवान श्री राम 14 साल तक वनों में बिना कपड़ों के रहे, नंगे पैर रहे। तो जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ मारपीट की, कलश तोड़े गए, मानस को खंडित करने की कोशिश की, हमारा कुर्ता फटा, उस अधिकारी पे कार्रवाई हो, वो हट जाए, तो हमें कोई एतराज नहीं है। वो हटा दिए गए, हमने कुर्ता पहन लिया। अच्छा, ये मस्जिदों के निर्माण को लेकर के भी आपने कई बार आपत्ति जताई है, तो ये आपकी निजी राय रहती है या? नहीं, हमने आपत्ति नहीं जताई। ये कोई गलत कह रहा है। जो मस्जिद है वो परमिशन लेकर बननी चाहिए, इलीगल मस्जिदें नहीं बननी चाहिए जी। तो उसके लिए हमने मस्जिदों के लिए मस्जिद बनाए, लोग पूजा पाठ करें, कायदे से रहें, इसमें हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन वो लीगल हो। अच्छा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी जो कि देश में हुआ था, उसके बाद से लोग पाकिस्तान का विरोध कर रहे थे, तो कुछ लोग तमाम विरोध जता रहे थे जमीनों पे पाकिस्तान का झंडा लगा करके। तो आपके यही तमाम जगहों पे प्रदेशों में देखा गया कि उनको लेकर के मुस्लिम समुदाय से काफ़ी लोग लड़ने पे उतारू हो गए, मस्जिदों से निकल करके, और जो विरोध कर रहे थे उनसे लड़ाई झगड़ा भी किए। ये तो हमारे यहाँ कई महिलाएं थी जो कि क्या कहते हैं वहां से झंडे भी निकाल रही थी। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार केंद्र में आपकी है, तो इन लोगों को अभी भी, जो कि यहाँ पे 2-2 पीढ़ियों से रह रहे हैं और उनकी शादियां हुई है पाकिस्तान में, और तो आप सपोज करिए कि शादी उनकी पाकिस्तान में हुई है, महिलाएं यहाँ पे हैं, तो अगर बात जब आती है देश की, तो वो अपने देश के साथ रहेंगे या फिर जो पाकिस्तान में उनके शौहर बैठे हैं उनके साथ? नहीं, उनका निकालने का तो अभियान सरकार ने शुरू किया है और हम बधाई देना चाहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट को भी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, हरियाणा और आसाम। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देश के सचिव गृह मंत्री माने अमित शाह जी ने सरकारों को निर्देश दिया है और दिल्ली से निकालना शुरू कर दिया है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी लगभग 10 करोड़ घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, 10 करोड़ घुसपैठियों को यहाँ से बाहर निकाल करके उनके देश भेजा जाएगा, जिससे कि देश में इस तरह की सोच वाले लोग जो पाकिस्तान के गुण गाएं या कहीं ना कहीं जो म्यांमार से भागे हुए हैं, बांग्लादेशी हैं, ऐसे लोगों को यहाँ से हटाया जा सके। तो ये 40-40 वर्ष से जो रह रहे हैं, इसमें क्या लगता है जो पूर्व में पार्टियां रही हैं? देखिए, पार्टियां क्या है, इसमें आपने तो वोट के लिए लेके आते रहे ना। मैंने कई बार रिकॉर्ड के साथ पकड़वाया, वोटर कार्ड, राशन कार्ड दिल्ली का, रहते थे यूपी में, तो अरविंद केजरीवाल जी लगातार ट्रेंड्स के द्वारा 2-2 एमएलए इस ड्यूटी पे लगाए गए थे कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को ला करके उनके आधार कार्ड बनवाना, वोटर कार्ड। और जब दिल्ली में पार्कों तो भी कब्जा कर लिया गया, पार्क नहीं बचे, तो उसके बाद जो सरकारी जमीन भी कब्जा हुई, तो उसके बाद यूपी में बसाया। तो उन लोगों ने बताया कि हमें वोट डालने के लिए वहाँ जब चुनाव होता है भेजा जाता है, राशन कार्ड और सब दिल्ली का था, तो दिल्ली से राशन मिलता है। तो इसी तरह कांग्रेस ने किया, अकेले दिल्ली में 10 लाख
घुसपैठिए रहते हैं, देश की राजधानी है। ये सब पाप कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने किया। उसको माने गृह मंत्री जी, माने प्रधानमंत्री जी, जो लगातार दिल्ली पुलिस भी कर रही है, या जो वन स्टेट जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां से हटाए जा रहे हैं। आप पश्चिमी बंगाल में 2 करोड़ के लगभग घुसपैठिया है, जो वहां के स्थानीय निवासी हैं, उनके मकान तक कब्जा कर रहे हैं, उनकी जमीनें कब्जा कर रहे हैं, लगातार मारकाट हो रही है, कत्लेआम हो रहे हैं। केंद्र करेगी कुछ कार्रवाई? केंद्र कर रही है, लेकिन हमें उम्मीद है इस बार वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी और वहां से उनको पूर्ण रूप से सफाया करने का काम करेगी। अच्छा, क्या पार्टी में नेतृत्व से कभी नाराजगी रही है आपकी? नहीं, हमारी कोई नाराजगी नहीं, कभी भी? कभी नहीं। पार्टी ने बीच में जैसे इतना दिया है, हाँ। नहीं कोई कभी मतलब नहीं। वो हमारे नेता हैं। विचारधारा क्या है? मैं पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता हूँ। एक सिंगल शब्द पार्टी के खिलाफ बोला हो तो बता दो, राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन एक बेईमान अधिकारी के खिलाफ, यही तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब और यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी की सोच है कि भ्रष्टाचार पे, करप्शन और क्राइम पे 0 टॉलरेंस हो, और जो अधिकारी उसमें बाधक, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो कई चीजें लखनऊ तक पहुंचने में डिले होता है, तो वहां जो बैठे ऊपर जो अधिकारी हैं, जो आज भी समाजवादी पार्टी की मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने उस सरकारों में भी मलाई काटी, वो ऊपर जाकर के चीजों को सही से नहीं बताएंगे, उल्टा बताएंगे अपने हित में। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम सरकार के खिलाफ, सरकार के अंतर्गत ही हैं, तो आपकी बात कैसे नहीं सुनेंगे अधिकारी? अब मेरी क्या सुनते हो? तो कई बार बड़े बड़े नहीं सुनते, आपको तो पता है। तो ये तो फिर उन्हीं को सुनाता हूँ ना मैं। सुनते हैं, लेकिन उसमें फिर हम मुझको अब शक्ति लगानी पड़ती है। तो फिर मुख्यमंत्री है, शक्ति क्यों लगानी पड़ती है? तो सभी सरकारों में होता है। जैसे समाजवादी पार्टी में अगर कोई कार्यकर्ता भी चला जाता था, बताते हैं तो वो एक नॉर्मल कार्यकर्ता भी अपना काम करा के चला आता है, और अधिकारी क्या, अभी वो देखिए उनके शिवपाल जी के लड़के का बयान आ रहा है कि जब हमारी सरकार थी तो हम लोग पहुंचते थे, या फिर कुछ छोटा कार्यकर्ता जाता था तो एसएचओ कुर्सी छोड़ करके खड़ा हो जाता था। देखिए वो हम नहीं चाहते। आप लोग की बातें क्यों नहीं सुनते? नहीं, देखिए वो गुंडागर्दी वो खुद ही बता रहे हैं। उनके बयानों में सिद्ध कर दिया है कि वो गुंडागर्दी करते थे। सपा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत अनुशासित है और वो अपनी बात को तरीके से कहता है। सपा के नेताओं की भाषा में हमारे में अंतर है। वो लोग आतंकवादियों को पहली कैबिनेट की बैठक में रिहा करने का प्रस्ताव पास करते हैं और कार सेवकों पर गोली चलाते हैं, गाय से उनको बदबू आती है। और अभी आपने देखा जो हमारी बहनों का सिंदूर जुड़ा, उनके लिए कह रहे हैं कि मेरा इनसे कोई परिचय नहीं है, हम क्यों जाएं उनके यहाँ। और अभी जो जिस तरह से ब्रजेश पाठक जी के लिए जो ट्वीट किया है उनके क्या के द्वारा, नहीं ऐसी, अरे यार तो उनकी अपनी है पार्टी की। जी जी। तो जिस तरह से इन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे लिखा है, मैं समझता हूं कि ये भाषा अपराधियों की भाषा, इस तरह की गंदी भाषा लोकतंत्र में अब से पहले लिखी नहीं गई। तो उन लोगों का ये बात सही है कि उनका गुंडा राज था, अधिकारियों को पीटते थे। हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं जिस तरह से सरकार में हमारे पिछले कार्यकाल में माने राजनाथ सिंह जी, माने कल्याण सिंह जी ने जो जिस तरह सरकार चलाई कि पॉलिटिकल लोगों का और अधिकारियों का तालमेल होकर के जनता के काम हो। जनप्रतिनिधि अधिकारियों के लिए अंकुश का काम करता है। अगर एमएलए की बात नहीं सुनी जाएगी तो वहाँ जो अधिकारी काम कर रहे हैं, एसडीएम और तमाम नीचे की जो टीम है और जो पुलिस की टीम है या अन्य विभाग की है, उनकी नहीं सुनी जाएगी तो बेलगाम हो जाएंगे। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में विधायक काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, उनकी मंशा को पूरी तरह लागू कराने का काम करते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं एक कॉकस है जो उनकी इमेज खराब करता है। तो जब मुख्यमंत्री जी को पता चलता है वो ईमानदार है, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति अगर थोड़ा सा करने लगे तो काफी चीजें जो गड़बड़ है ठीक हो जाएंगी। अच्छा, कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है? खूब होती है। मेरे यहाँ तो कोई किसी को तकलीफ नहीं है। लौनी में कभी नहीं सुना होगा। कार्यकर्ता को अगर दिक्कत हुई तो कार्यकर्ता के कारण तो मेरा झगड़ा होता है किसी से, मेरा निजी थोड़ी होता है कुछ। अगर वो गलत कर रहे हैं, 2000 रुपए लेकर के एक व्यक्ति को छोड़ दिया, हमारे कहने से छोड़ा नहीं जी, तो इस पर हमने सरकार से बात उठाई, लड़ना पड़ा तो दरोगा जेल गया। अच्छा, तो फिर हम छोड़ते नहीं है। अगर किसी ने गड़बड़ की, इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि हम थोड़ा एग्रेसिव है, लेकिन उसके बिना जनता को न्याय मिले, ये तो मेरी ड्यूटी है। अच्छा, राष्ट्रवाद को किस तरीके से परिभाषित करते हैं आप? देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब है कि देश का एक एक व्यक्ति भारत माता के लिए
काम करे, भ्रष्टाचार ना करे। सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह तो भ्रष्टाचार है। क्राइम जो जिस तरह से मर्डर कर देना, भय पैदा करना, उगाही करना, ये भी सब चीजें ऐसी हैं कि जब जिस शासन में ना भय होगा, लोग भय मुक्त होंगे, डेवलपमेंट होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से लगातार 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में जो राशन दिया गया, ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि दुनिया में मिसाल है। ऐसा किसी देश में संभव भी नहीं है। तो कोई भूखा ना सोए। हमारी पार्टी का ये सिद्धांत है कि जो अंतिम व्यक्ति है उसको हम लोग मकान दे करके, उसको जॉब दे करके, उसको कहीं ना कहीं को रोजगार दे करके उसको हम आगे बढ़ाएं और वो भी अगली पंक्ति में आ जाए। उसी के लिए पार्टी काम कर रही है। तो उसके लिए हम लोग लगे रहते हैं। राष्ट्रवाद यही है कि हर व्यक्ति नेशन फर्स्ट, और उसके बाद सब बातें हैं, पार्टी सेकंड, और उसके बाद सेल्फ हमारे यहाँ भाजपा में कुछ होता नहीं है। तो देश में सब लोग तरक्की करें, भ्रष्टाचार ना हो और भारत विश्वगुरु बने, और उसके लिए ये सब चीजों से ऊपर उठ करके भारत का एक एक नागरिक देश को सब कुछ मान करके देश के लिए काम करे, यही राष्ट्रवाद है। हम थोड़ा आपके विधानसभा में आ जाते हैं, लोनी में कामकाज को लेकर के। तो पिछले 10 वर्षों में लोनी में जैसे कि आप लगातार विधायक, तो मतलब कामकाज क्या हुआ, क्या क्या आपके विधानसभा में? देखिए 10 वर्ष नहीं हुए, 8 वर्ष। 8 वर्ष, 8 वर्ष में भी काम तो 5 ही साल हुआ है। 3 साल तो कोरोना खाए। हमारी सरकार को ये जो आपके सब जितने भी लोग देखने और सुनने वाले हैं, उनसे मेरा ये कहना है कि माननीय योगी जी की सरकार को 5 साल अभी हुए हैं कायदे में। 3 साल कोरोना में तो सब लोग एक दूसरे को बचाने में कैसे लोग बचे, इसी पे काम किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी, कोरोना के बावजूद भी बहुत डेवलपमेंट प्रदेश सरकार ने किया है, लोगों को बचाया भी और उनके लिए तमाम सुविधाएं भी मिलती रहे। अब लोनी की जहां तक बात है, लोनी में हमने 2 राजकीय इंटर कॉलेज बना करके चालू कर दिए। एक भी नहीं था। अच्छा। चालू में बच्चे पढ़ रहे हैं। ITI, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री आई है और जो जमीनों का रेट थे 4-5 हजार 6 हजार रुपए गज के, आज 1 लाख रुपए को जमीन नहीं है। अच्छा। ये बदलाव लोनी के अंदर आया है। लोग वहाँ निवेश कर रहे हैं। जहाँ लोनी में लोग दिन में डरते थे निकलते हुए, आज बेटियां रात के 12 बजे घूमती हैं और उन्हें किसी तरह का भय नहीं है। अगर अयोध्या जी के बाद रामराज है तो सब ज्यादा लोनी में है। अच्छा। जहाँ इतना क्राइम था कि 8-8 मर्डर व्यापारियों के मैंने देखे हैं, वहाँ किसी की हैसियत नहीं व्यापारी से कुछ कह दे। निजी रंजिश की बात अलग है, लेकिन वहाँ क्राइम इस तरह चैन छीन लेना, लूट लेना, मर्डर कर देना। तो माननीय योगी सरकार में इस चीज को हम रात को खुद 2 रात तक घूमते हैं, कंट्रोल किया है। ITI हमने कंप्लीट करके क्लासेस चल रही हैं। शिक्षा में हो गई। हाँ, शिक्षा के लिए स्वास्थ्य डिग्री कॉलेज। मतलब जब 12वीं का इंटरमीडिएट नहीं है तो डिग्री कॉलेज कहाँ से होगा? डिग्री कॉलेज बना के तैयार कर दिया है। अच्छा। इस साल से सत्र चलाएंगे। हॉस्पिटल एक नहीं था, एक हमारे यहाँ CHC थी, 3 PHC खुलवाई। CHC, और जो CHC उसको 50 बेड का कराया, 50 बेड का नया हॉस्पिटल खुलवाया लोनी में, नईपुरा में। इसके अलावा बिजली में 14 नए बिजली घर बनाए, 350 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स की क्षमता बढ़ाना, लाइन चेंज करना, ये तमाम चीजें जिससे कि ओवरलोड ना हो, लोगों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो। बिजली का सड़कों के मामले में बंथला फ्लाईओवर से लेकर के तमाम जितने काम थे, कहीं एक सिंगल रोड नहीं था, चाहे NHAI हो या राजमार्ग हो, पूरा उसके लिए काम किया गया है। बिजली का, सड़क का, पानी के लिए घर घर लोगों को हर घर जल नल योजना में हम लोगों ने सबको कनेक्शन दिए, गांवों में टंकियां लगी हैं। बहुत तेजी के साथ लोनी के जो ग्रामीण जो क्षेत्र था उनमें सड़कें ही नहीं थी, तो सबका नक्शा बदला है। आज लोनी बदलती लोनी है। जब कोई लोनी आता है तो वो कहता है कि तो लोनी एकदम चेंज होगी। हाँ, कुछ काम एक बचा है दिल्ली सहारनपुर रोड का, जो नगर पालिका के जल जो पानी है, नाली टूटने से कई बार सड़क पर आता है, तो रोड एक जगह क्षतिग्रस्त है, उसको भी हमने रिपेयर करा दिया है। लेकिन उसको ऊंचा करना, उससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। ऐसे तमाम अंडरपास, पहली नगर पालिका बनी जहाँ मेट्रो आई, बस अड्डा नहीं था, वो बहुत शानदार बस अड्डा बनवाया। आज 200 करोड़ से PP मॉडल में हम लोग ऐसा शानदार बस अड्डा बना रहे हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी इस तरह का कोई हाईटेक बस अड्डा नहीं होगा। तो ऐसी तमाम स्कीम्स है जिनको हम लोग कर रहे हैं। डिस्पेंसरीज बनाई, रोजगार के लिए बताया ना, इंडस्ट्री इतनी बड़ी संख्या में आई है कि आज लोनी में रोजगार की कोई समस्या नहीं है। अच्छा।
रोजगार की कोई समस्या? रोजगार का नहीं है, लेकिन जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो एजुकेशन के क्षेत्र में है, तो वो लोग लगे हुए हैं, उनके लिए भी सरकार लगातार, चाहे टीचर्स का मामला हो, पुलिस भर्ती का मामला हो या अन्य नौकरियों का मामला हो, तो लौनी में हमारे नौजवानों ने, बहन हमारी जो बेटियां हैं और जो हमारे भाई हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली पुलिस हो, उनमें सबसे ज्यादा जो रोजगार मिला है वो लौनी से मिला है। आपके विपक्ष के जो कुछ नेता हैं वो तो कहते हैं आपके राज्य में ही गुंडागर्दी को संरक्षण मिलता है। तो कोई गुंडागर्दी बता दे। गुंडागर्दी का मतलब क्या है? अपराध हो गई, वो अपराधी बोलते हैं केवल। मेरा विरोधी कोई भला आदमी नहीं है। जो अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको ठीक करके रगड़ने का काम हमने किया है। नहीं तो लौनी छोड़ के भाग गए, और अगर लौनी में गड़बड़ करेंगे तो लौनी में नहीं चलेगा। लेकिन गुंडागर्दी को मेरे यहाँ मिला है तो एक सिंगल बता दे, किसी का प्लॉट किसी ने कब्जा किया हो, मैं किसी की भाई भूमाफियाओं का गढ़ रहा है। वहां नेताओं का काम केवल प्लॉट कब्जे कराना, गरीब लोगों का शोषण करना, उगाही करना। एक सिंगल बता दे, राजनीति छोड़ देंगे। हमने इसको तपस्या मान करके लौनी के लिए 24 घंटे समर्पित है, इसलिए जनता ने हमें दूसरी बार चुना है, तमाम परिस्थितियों के बाद भी। तो उनके मुंह पे तो यही करा, जो हमारे विरोधी, हालांकि कोई है नहीं, लेकिन जिनको आप बता रहे हैं, या तो वो कोई बहुत बड़े माफिया हो सकते हैं, या ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर FIR हुई है करप्शन की, या तमाम तरह के मुकदमे हैं। कोई एक भी सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं जो भला आदमी है, क्योंकि उन लोगों को भगवान मान करके हम काम करते हैं। और पार्टी पॉलिटिक्स से हटके भी जो अन्य विचारधारा के लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, उनको मैं कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उनका भी काम ना किया हो। जो मुस्लिमों को लेकर के क्या राय रहती है आपकी? मुस्लिम जो भले लोग मुस्लिम है, जो अच्छे मुस्लिम है, उन सब में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई गाय काटने वाला किसी बहन में, जैसे कई बार असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कई कड़े बयानबाजी की है। नहीं, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं की हमने कहा गाय काटने वाला बचेगा नहीं। वो या तो ऊपर होगा, जेल में होगा। क्योंकि आप जो मांस की दुकानें खोलने वाले इलीगल, या लौनी में बलात्कार करेंगे, लौनी के अंदर हड्डी मिल चलाएंगे, या अन्य किसी प्रकार का अपराध करेंगे, तो उनकी जो जिस भाषा में समझेगा उनको समझाया जाता है। इसलिए लौनी के अंदर राम राज्य। आपकी राजनीति ध्रुवीकरण पर आधारित है, ऐसा नहीं? ध्रुवीकरण तो मुझे लगता नहीं होगी, लेकिन जो सही है उस बात को हम कहते हैं, उसमें ध्रुवीकरण हो या कुछ और हो। हमारा सीधा कहना है जी कि गाय लौनी में रहना है तो जय श्री राम कहना है, सबको सम्मान देना है। लौनी के अंदर फालतू के जो लोग कोशिश करते हैं कि मुझे या बहुत बड़ा कठमुल्ला बनना है, जिहाद चलाना है, वक्त को लेकर के बवाल करना है, या किसी मुद्दे को लेकर के इकट्ठा होना है, वो नहीं चलेगा। आराम से रहे। ये देश जो है, ये धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है। मुस्लिमों को हमारी मान्यताओं के अनुसार रहने के लिए शर्त में है, कंडीशनल है कि हम यहाँ की मान्यताओं के साथ रहेंगे, यहाँ के लोगों का सम्मान करेंगे। भगवान राम हमारे भी पूर्वज हैं, तो यहाँ किसी तरह का हम जिहाद या जो जिस तरह से तबलीग और दुनिया भर के जो मौलवी जो यहाँ किसी मसले को लेकर के जिस तरह CAA पे बवाल कर दिया, लौनी में नहीं हुआ, सब जगह हुआ, दिल्ली में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। लेकिन हमने लौनी में कहा था कि भाई देखिए, यहाँ इसको डेवलपमेंट की आवश्यकता है, तो जिसको काम चाहिए उसके लिए वो मेरा भगवान है, मैं मदद करूंगा। लेकिन अगर यह गुंडाई करी, इकट्ठे होकर के या धार्मिक कुछ फैलाया, वक्त के नाम पे कुछ लोगों ने कोशिश की एक ज्ञापन देने की, हमने कहा वक्त है ही नहीं लौनी में, ये तो सारी हिंदुओं की जमीन है। ये अरब के लोग गधे पे लेकर जमीन नहीं आए थे, तो जब वक्त की जमीन ही नहीं है, ये उन हिंदुओं की जमीन है जिनकी बहन बेटियों के जौहर हुए, जिनके कत्लेआम हुए, जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च न्योछावर किया, अपना लहू पाया, और वो बेचारे उनकी जमीनें छीन ली गई। आज देश आजाद हुआ है तो उनकी जमीन तो उनको लौटानी चाहिए। वक्त की जमीन कहां से आ गई? हो सकता है एक आध जगह कहीं होगी, लेकिन 1500 से पहले तो इस्लाम नाम का कुछ था ही नहीं है। तो जमीनें जो हिंदुओं की हैं, जिनकी कब्जा की गई, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला पूरी तरह से आजादी के बाद भी। तो उनको इंसाफ तभी होगा जब उनके जो स्मारक हैं, जो उनकी जमीनें हैं। अब बताइए, आप लाल किला सम्राट मीर वही ने बनाया, इनके पास एक किला है क्या अरब में किसी के जो बताते हैं कि लाल किला हमारा है? जामा मस्जिद शंकर जी का मंदिर है। तो तमाम जगह पे जिस तरह की दुष्टता की गई है, अब बताइए औरंगजेब का नाम होना चाहिए क्या? कि कांग्रेस ने किया क्या इस देश के अंदर? क्या ये जो दूसरी पार्टियां थी सरकार में रही, औरंगजेब के नाम पे सब कुछ करेंगे? इस औरंगजेब ने 1.25 लाख जनेऊ, मतलब जो हिंदू थे उनको काट करके उतरवाए,
और लगातार कत्लेआम किए, तमाम मस्जिद और मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किया, बहन बेटियों के बलात्कार किए, जौहर करना पड़ा। उन राक्षसों के नाम पे भी अगर नाम है दिल्ली में, तो ये तो बड़ा मैं समझता हूँ, ये तो मैंने प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से अब्दुल कलाम जी के नाम पे जो राष्ट्रपति लोग हैं मुस्लिम भी उनके नाम पे रखे जाए तो ऐतराज नहीं है, लेकिन नाम होने चाहिए। अकबर रोड की जगह महाराणा प्रताप होना चाहिए। महाराणा प्रताप अकबर जैसा राक्षस तो हुआ ही नहीं कोई, उसको मान बताते हैं। मान महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा के बहन बेटियों को बचाया। तो आप तो विधायक हैं, आपके लिए तो समाज में इस तरीके की जो बयानबाजी होती है, तो इसमें मुस्लिम और हिंदू में ये नहीं होता कि भेदभाव दुष्प्रचार पैदा करते हैं आप लोग? नहीं, इसमें भेदभाव क्योंकि आपके विधानसभा में आपको वोट मुस्लिम समुदाय भी तो करता हो। नहीं, मैं तो संवैधानिक जैसे मैं जो है कोई असंवैधानिक बात तो कर नहीं रहा। जो देश का बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ, तो वहां सब लोग गए, लेकिन जो यहाँ लोग रुके उन्होंने ये कहा कि यहाँ की मान्यताओं के हिसाब से और हम हिंदू मुस्लिमों के साथ मिलकर रहेंगे। तब ये नहीं कहा था कि हम लोग यहाँ जिहाद फैलाएंगे, वो क्यों नहीं है। हम जो चाहेंगे वो हम करेंगे, निवारण करा के रहेंगे, इंसाफ दिलाएंगे, गलत काम होने नहीं देंगे। जिस बात के लिए लोकतंत्र में सरकारें चुनी जाती हैं, उसका जो हमारा सरकार की जो नीतियां हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। डिप्टी सीएम जी से आपके जो रिलेशन है वो तो बहुत बेहतर हैं, केशव जी से। मेरा मुख्यमंत्री जी से नहीं, हमारा देखिए मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं, और चाहे देश में हमारे जितने भी नेता हैं, मेरे संबंध किसी से खराब नहीं है। माननीय योगी जी का पूरा उत्तर प्रदेश सम्मान करता है। और जहां तक डिप्टी सीएम साहब की बात है, हमारे दोनों डिप्टी सीएम और हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, संगठन के लोग हैं, देवतुल्य हैं, और उनके जैसा कोई नहीं है। तभी भाजपा दोबारा आई है। जहां जातिवाद का पूरा लगातार अपराध का और जातिवाद का जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला था, वह दोबारा सरकार को रिपीट करना, इससे पता चलता है कि हमारी लीडरशिप बहुत शानदार है। और मुख्यमंत्री जी हो, डिप्टी सीएम हो, हमारी नजदीकी की बात जी से एकदम नॉर्मल की बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छी है, हमारा संबंध कभी खराब नहीं रहा। और डिप्टी सीएम साहब देखिए बहुत बड़े नेता है। उन्होंने पार्टी को 2017 में 3/4 बहुमत दिलवाना, 2/3 बहुमत मिला, और लोकसभा में जिस तरह से प्रदर्शन पार्टी ने दोहराया, तो उनको ओबीसी के साथ साथ चाहे दलित है या स्वर्ण समाज के लोग हैं, वो कार्यकर्ता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। तो इसलिए उनसे मेरा नहीं है, सभी का अटैचमेंट है। मुख्यमंत्री जी का भी सभी सम्मान करते ही हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है। 2027 को लेकर के अभी जैसे कि अखिलेश जी की तैयारी आप देख रहे होंगे, तो क्या लगता है आपको? देखिए, अखिलेश जी को तो अब ये समझिए कि जब गाय से बदबू आ गई उन्हें, तो फिर बचता नहीं कुछ भी। वो समाजवादी पार्टी नहीं है, वो समाजवादी पार्टी बन जाएगी। आप याद रखना, गाय को भगवान श्री कृष्ण जी ने नंगे पैर चढ़ाया था, और नंगे पैर जिसको चढ़ाया, जो ब्रह्मांड की मालिक है, जिसने वेद जिनके लिए विष की माता कहता है, गाय विष की माता है, उस गाय से जिसको बदबू आने लगे, और काशी बनारस जो है लोग मरने के बाद जाते हैं, उसके बाद डीएनए के नाम को लेकर के इस तरह की छोटी बातें लिखने लगे, इतनी घृणित बातें लिखने लगे, और हमारी जो बहन बेटियों का सिंदूर जुड़ा, उस सिंदूर पे ये कहना, तो उसके बाद तो उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को कोई जातिवाद के रूप में भी मुझे लगता है यादवों ने भी नकार दिया होगा। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जैसे 2014 में थे और 19 में थे, उसी तरह यादव भाई भी हमारे वापस लौटेंगे, तो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। जिस तरह के उनके बयान हैं, वो लगातार राष्ट्र विरोधी रहते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। भाई, आतंकवादियों को रिहा कर सकता है सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में, आतंकवादियों को रिहा करो। और माननीय न्यायालय ने क्या कहा, इनको माला और पहनाओ, इनका अभिनंदन करो। तो इसलिए लगातार जो जनता है उनसे पूरी तरह खिलाफ है। और भारतीय जनता पार्टी 2027 में हमें उम्मीद है कि 350 सीट आएंगी, वही विधायक बचेंगे दूसरी पार्टियों के, जो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे पार्टी की विचारधारा से हटके लोगों की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, उनके एक सांसद लालजी सुमन, क्या उनका जो विवाद था राणा सांगा को लेकर के, तो अभी तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, और लगातार करड़ी सेना वालों की तरफ से कहा जाता है कि उनपे कुछ न कुछ हमला किया जा रहा है। क्या देखिए, करड़ी सेना को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। करड़ी सेना अगर ऐसा कर रही है, गलत कर रही है।
तो उनका कहना है कि वो जब तक माफी नहीं, राणा सांगा जी का सम्मान भारत नहीं दुनिया करती है जी। अरब तक में लोग जब बच्चा नहीं सोता था उनके नाम से दहशत थी। और जो हिंदुत्व के लिए भारत माता के लिए काम किया, पहली लड़ाई उन्होंने जो मुसलमानों से लड़ी, जो क्रांता थे वो दलितों के लिए लड़ी। उनको बंदी बना करके आदिवासी और दलितों को उनके ऊपर हमला करके ले जाना चाहते थे, तो पहली लड़ाई दलितों की लड़ी। इसलिए रामजी लाल सुमन जी ने जो उनके लिए बोला है कि बाबर को राणा सांगा लेके आए, पहली बात तो उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है। हमने सुना था कि वो पढ़े लिखे हैं, छात्र संघ की राजनीति की है, लेकिन सबको पता है कि दौलत खान लेके आया लोधी उन्हें। तो ये तो अपने चक्कर में मुस्लिम लेके आए दिल्ली की सल्तनत के लिए। तो राणा सांगा को जरूरत क्या पड़ी उनकी? राणा सांगा ने तो हरा दिया था सबको। तो राणा सांगा जी को क्या आवश्यकता थी कि दिल्ली मजबूत है इसलिए मुझे लड़ना है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रामजी लाल सुमन आज नहीं कल पश्चाताप करेंगे और इसके लिए माफी जरूर मांगेंगे। अपने आप को कभी मंत्री के तौर पे देखते हैं? फ्यूचर में देखिए देखिए ये काम तो पार्टी का है। पार्टी आप की उम्मीद रखते हैं कि नहीं? देखिए उम्मीद तो उस पर दुनिया कायम है, लेकिन पार्टी ने हमें अगर बूथ की कमेटियों को ठीक करने का काम दिया है, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, वो मैं करता हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं है। पार्टी जो जैसा समझे, पार्टी को अगर ये लगता है कि मैं मंत्री के रूप में अच्छा काम कर सकता हूँ तो पार्टी समझे इस बात को। तो जो पार्टी काम देगी, भाजपा में कोई अपना मन नहीं होता है, अपने मन से काम करना भी नहीं चाहिए। पार्टी ने जो काम दिया वो शानदार है और मैं बहुत खुश हूँ विधायक होते हुए कि मैं लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। जब मुझे लगेगा कि मैं जिस काम के लिए पार्टी ने मुझे बनाया है, क्षेत्र की जनता ने चुना है, वो कर नहीं पा रहा हूँ, तो उसके बाद तो विधायक बनना मुझे लगता है ठीक नहीं है। जैसे युवाओं को राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए युवाओं के लिए जितनी भी नीतियां हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की और केंद्र सरकार की, पूरा फोकस युवाओं के लिए है। तमाम प्रकार की जो इंडस्ट्री लगाने के लिए, रोजगार के लिए लगातार गवर्नमेंट काम कर रही है। और युवाओं के लिए पहली बार, देखिए भारत दुनिया का सबसे युवा देश है जी। 65% से ज्यादा यूथ इंडिया में रहता है और वही हमारी ताकत है। उसी के दम पे मैंने प्रधानमंत्री जी और पूरी पार्टी सपने को देख रही है कि 2047 का संकल्प है, लेकिन हमें उम्मीद है कि 2035 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा और यहाँ का जो यूथ है वो सेल्फ डिपेंड होगा। मेरा तो यही कहना आपके माध्यम से कि जो हमारी खासतौर से बहन बेटियां हैं और जो लड़के हैं जी, आजकल रील बनाने का चक्कर बहुत चल रहा है जी, बहुत ज्यादा। मोबाइल की बीमारी सबको लगी हुई है। बिल्कुल, आप किसी को देखेंगे 4 लोग अगर मेहमान घर में आए हैं तो मोबाइल में लगे रहेंगे, आपस में कोई बात नहीं करेंगे। ये भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। हमारी जो बेटियां हैं, जो जवान लड़कियां हैं, अब इसमें कहीं ना कहीं मैं माफी के साथ कह रहा हूं, लेकिन बहुत खराब बात है, वो अनुप्रदर्शन कर रही हैं, ऐसे कपड़े पहन रही है, उनको कोई देख नहीं सकता, लोगों को शर्म आती है। तो जो इजराइल की बेटियां वो फौज की वर्दी में 47 लेकर के जितने भी हाईटेक हथियार हैं तो वो फाइटर विमान तक हमारी बेटियां भी उड़ा रही हैं, हालांकि, लेकिन वो अनुप्रदर्शन नहीं कर रही हैं। अंग्रेज बाहर के 2 करोड़ से ज्यादा अंग्रेज और वो जो उनकी जो महिलाएं हैं इंडिया में आकर के साड़ी में भारतीय कल्चर को अडॉप्ट कर रही हैं और यहाँ के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान में रहना चाहती हैं। लेकिन जो बेटियां हैं उनको ये ध्यान करना चाहिए कि हमें इजराइल की बेटियों की तरह बनना है, हमें राम प्यारी गुजरी की तरह बनना है जिसने तैमूर को मारा, हमें झांसी की रानी बनना चाहिए। ये क्या हम कर रहे हैं कि हम भारत कब से जिस तरह का काम कहीं लंदन में यूरोप में जो होता था अंग प्रदर्शन का, कपड़े नहीं पहनते थे लोग, तो ये जो संस्कृति को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र आया है। लड़कियां बताइए सिगरेट पीती हैं, लड़कियां शराब पीती हैं, डूब मरना चाहिए। उनके जो माँ बाप है, आपके पति हैं, जो माँ बाप है उनके, जो माँ बाप हैं उनके पति हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम क्या संस्कार दे रहे हैं। जो उनसे बच्चे होंगे कि वो भारत माता को महाराणा प्रताप बन सकते हो कभी, वो ऐसे ही बनेंगे बेचारे, सिगरेट जैसी टांग हो जाएंगी उनकी, क्या करेंगे भारत के लिए। तो इस पे मेरा उन पेरेंट्स के लिए भी और जो बहन बेटियां उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम हम अपने इतिहास से तो सबक लेंगे, लेकिन इजराइल की बेटियों को देखिए, वहां एक एक बेटी फौज की ट्रेनिंग लेती है, फौजी ड्रेस पहन करके
अंग प्रदर्शन नहीं करती हैं, पूरी तरह से ढके कपड़ों में, और वो तैयार रहती है कि कब कोई ऐसा राक्षस कट्टरपंथी मुल्क हमारी तरफ देखेगा तो तुरंत उड़ा देंगे। आपने ऐसा बोला है, कल को कह देंगे कि स्वतंत्र देश है, हम स्वतंत्र, फ्रीडम हमें चाहिए, तो फिर क्या कहेंगे? नहीं, फ्रीडम कौन मना कर रहा है? फ्रीडम से रहिए आप, लेकिन ये थोड़ी मतलब है कि आप अपने घर में ऐसे भी कपड़े पहन सकते हैं। आप जाके एयरपोर्ट पे जाएंगे, उसके बाद कहीं आप पब्लिक पैलेस में घूम रहे हैं। मेरा तो ये कहना है इजराइल की बेटियों से और जो हमारा इतिहास है हिंदुस्तान का, उससे सबक लेना चाहिए। अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप कपड़े ही ना पहने तो इसका कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि ये सवाल मैंने पूछा था वो राज्य मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता जी से, कि ये इजराइल में जैसे होती है ट्रेनिंग, उसी तरीके से अगर हिंदुस्तान में एक कॉमन कर दिया जाए महिलाओं के लिए, कर दिया है। अब उस पर भी लोगों ने सवाल उठाया था, मैंने प्रधानमंत्री जी ने किया तो है। मेरा तो ये कहना, हमारा ओवरऑल कहना ये फ्रीडम है, कपड़े खूब पहनिए, बढ़िया रहिए, फ्रैंक रहिए। आपको जड़ें आपकी, हमारी जो कल्चर है उस पर रहनी चाहिए। हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारे विचार है, वो आसमान पे होने चाहिए, पूरी दुनिया को जीतने वाले होने चाहिए। मैं तो देखता हूँ ना कि हमारी बेटियां ऐसा नहीं फाइटर प्लेन उड़ा रही है, मिलिट्री में भी है, फोर्स में भी है। कभी आपने देखा उन बेटियों को किस तरह से कि कपड़े ना पहने? तो जो बीमारी आई है मुश्किल से 0.11 होगा, मुश्किल से ज्यादा नहीं है। कुछ उनके लिए केवल महानगरों में भी कितने घर होंगे? 50 घर होंगे। तो जो लोग ऐसे हैं वो मुझे लगता है 0.11 मुश्किल से पूरे देश में होंगे। भारतीय संस्कृति को ना गर्व करना चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए कि हम जो है इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे जिससे कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के ऊपर लोग उंगली उठाए। क्या आप हिंदुत्व का चेहरा मानते हैं? नहीं नहीं, हम तो देखिए हिंदू हूँ मैं, मेरे लिए गर्व की बात है, मैं सनातनी हूँ। और एक दिन पूरी दुनिया के अंदर ये सब जितने भी, क्योंकि आपकी छवि जो है, तो आपको क्या लगता है कि हिंदुत्ववादी, हाँ वाकई? नहीं नहीं, हम तो देखिए काम तो सबका करते हैं। हिंदुस्तान में तो हिंदू के अलावा कोई है ही नहीं। हिंदुस्तान में मुश्किल से जो घुसपैठियों को छोड़ दें, तो जो यहाँ 10 करोड़ घुसपैठी है, 2 करोड़ मैक्सिमम जो तुर्क हैं, सिख हैं, मुगल हैं, पठान हैं, तो 12 करोड़ के करीब की आबादी छोड़ दो तो सारे ईसाई हिंदू हैं, सारे मुसलमान हिंदू हैं, कोई गुजर मुसलमान है, कोई ठाकुर मुसलमान है, कोई प्रजापति मुसलमान, तो यही से बने हुए हैं। तो उम्मीद है कि जिस तरह भारत आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह सनातन की पताका लहरती थी, पूरी दुनिया जिस तरह अंग्रेज आज भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो सनातन को कहीं ना कहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि सनातन के द्वारा ही दुनिया का कल्याण संभव है, दुनिया में समृद्धि आ सकती है और दुनिया के अंदर शांति हो सकती है। जो आज मारकाट मची है उसी से रुक सकती है। एक छोटा सा लास्ट में थोड़ा सा बस ये जानकारी ले लें, क्योंकि हमारे दर्शक भी लेंगे, कि विधायक जी नंद किशोर गुर्जर जी की जो दिनचर्या होती है, मतलब कैसे क्या होती है? देखिए दिनचर्या तो ऐसा है कि हम रात के 2 बज जाते हैं। अच्छा। कार्यक्रमों में ही कई बार तो 3-3 बजते हैं, क्योंकि कई दिन भर पार्टी के काम है। सुबह सुबह मैं 6 बजे नीचे आ जाता हूँ ऊपर से, मतलब हम 5 बजे उठ जाते हैं मैक्सिमम। अगर 2 बजे भी हम सोएंगे तो 5 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे के बाद नीचे 6 बजे लोग आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ फैक्ट्रियों में काम करने वाले और दिल्ली में कहीं ना कहीं जॉब करने वाले बहुत ऐसे मीडियम क्लास के और 50 गज 25 गज के प्लॉट में रह रहे हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं जो मजदूरी करते हैं। तो उनको क्या है कि उनकी ड्यूटी 8 बजे से है कहीं, या कहीं 7 बजे से, और उनको कोई काम कराना तो 6 बजे आ जाते हैं। अच्छा। तो मैं 6 बजे से लेकर के लगभग 11-12 बजे तक लोगों के बीच में रहता हूँ। फिर पार्टी के कार्यक्रम 6 बजे से ही सुबह? हाँ। उसके बाद अगर कोई टाइम मिलता है तो कई बार दूध निकाल लेता हूँ गायों का, गौशाला में जाकर। क्योंकि हमने देखा है गौशाला, आपकी 1-2 वीडियोस है, गायों का काफी शौक है उनकी सेवा करना, केला वाला खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं। नहीं तो मैं देखिए पहली रोटी गाय की जो जिस घर में दी जाती है, उसको दुनिया की ताकत लग जाए, ना तो दुश्मन कुछ भी मार सकते और उस व्यक्ति को कोई गरीब नहीं कर सकता। गाय वास्तव में, अगर हमारे वेद ने कहा है कि सारे गाय के अंदर सारे देवता हैं, इसका मूत्र भी काम आता हो, और तो और मल भी पंचगौ देवताओं को भोग लगता हो, तो ऐसी गाय किसी देवता का, भगवान का भी मल कहीं काम नहीं आता है। तो गाय का तो मूत्र अगर आप 50 ग्राम सुबह के टाइम ले लें तो मुझे लगता है कि आपको दूध घी खाने की आवश्यकता नहीं है।
तमाम बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। मेरे पास एक से एक अच्छी नस्ल की देसी गाय है, बिल्कुल। और मैं उनका सुबह उठते ही पहला राउंड को मैं उधर मारता ही हूँ, और उसके बाद अगर दूध निकालना है तो दूध भी निकाल लेता हूँ। खुद से निकालते हैं? खुद निकालते हैं। अब मैं गाँव में रहता हूँ, किसान आदमी हूँ मैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि मैं उद्योगपति हूँ। वही उसके बाद लोग आ जाते हैं, उनके बीच में बैठ करके जो बातें उनकी फिर बात करके, जो अधिकारी क्योंकि कई बार नहीं उठे होंगे इसलिए उनको चिट्ठी लिख देता हूँ, उसके बाद उनको बाद में फोन कर देता हूँ, तो लगातार चलता रहता है। यही आपकी दिनचर्या है? ये रूटीन है। सुबह उठने के बाद थोड़ी देर वॉकिंग कर लिया, जल्दी उठे और गायों के पास चले गए, उसके बाद बैठे, फिर पार्टी के कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं सुख दुख में जाना है, और रात तक जागरण है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो रात के 2 बजे से पहले तो मैं कभी सोया नहीं हूँ जी, और 5 बजे अपने आप ही आँख खुल जाती है, तो 3 घंटे, और मैं ज्यादा सो भी नहीं सकता। मेरी दिनचर्या अच्छा, एक लंबे रूटीन से ऐसी हुई है कि अगर मैं 5 घंटे सो जाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। तो ये थे फायर ब्रांड नेता बीजेपी के नंदकिशोर गुर्जर जी, जो कि किसी भी काम को हाथ में लेते हैं तो उसे फाइनल करवा के ही मानते हैं, और अपने बेबाक बयानबाजी से हमेशा चर्चा में रहते हैं। और ऐसे ही और नए नए शख्सियत से मुलाकात करते रहेंगे, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन। और बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। थैंक यू।